Hello everyone, welcome all of you. Today we will discuss about the previous year question paper of 2019. Let's start our video without wasting any time. So, first question is, of all the land plants, bryophytes alone have independent and an attached dependent. तो इसमें हमें क्या बताना है ब्रायोफाइट्स के बारे में? अगर आप ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को देखोगे तो उसमें इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन होगा? तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक है स्पोरोफाइट और एक है गैमेटोफाइट। अब हमें ये बताना है कि इंडिपेंडेंट कौन है, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या गिवन है? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? राइजोम या राइजोइड्स, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, this option may be incorrect. फोर्थ ऑप्शन इज इलेटर एंड एक्सिस। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। अब इसमें इंडिपेंडेंट कौन होगा और डिपेंडेंट कौन होगा? इंडिपेंडेंट जो होता है वो कौन होगा? गैमेटोफाइट। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डिपेंडेंट कौन होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफिटिक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एंड पेंटल, हचिंसन, रेंडल या बेंथम एंड हुकर। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो नेचुरल सिस्टम को क्लासिफाई करता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिफाइन करता है? फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट। अगर ब्रायोफाइट की बात करें और इन सभी स्टेटमेंट में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि क्या है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ आर्चेगोनिया, प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म या प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। इसमें क्या दिया है? इंडिपेंडेंट। तो यही स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिनोइड्स क्या होते हैं? स्टार्च सराउंड बाय प्रोटीन ग्रेन्स, प्रोटीन सराउंड बाय स्टार्च प्लेट या प्रोटीन सराउंड बाय ऑयल लेयर, ऑयल ड्रॉपलेट सराउंड बाय स्टार्च ग्रेन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो होता है प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट्स। इसमें प्रोटीन क्या है? सेंटर में प्रेजेंट होगा और इसके चारों तरफ क्या होगा? स्टार्च प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। द फ्लैश ऑफ पियर, गवावा एंड सपोटा फ्रूट इज ग्रिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। अब जो इनका फ्लैश होता है वो हमें ग्रिटी, मतलब ऐसा टेस्ट में ग्रिटी क्यों लगता है? उसके अंदर ऐसा क्या है जिससे हमें उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा ग्रिटी लगता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा? स्क्लेरिड, माइलोप्लास्ट, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर या कोलेनकाइमा। तो इन चारों में से ऐसा क्या प्रेजेंट है जिससे हमें थोड़ा सा ग्रिटी फील होता है जब हम उसको खाते हैं? तो उसका जो फ्लैश है वो ग्रिटी क्यों होगा? स्क्लेरिड की वजह से, अमाइलोप्लास्ट या स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर या कोलेनकाइमा। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा स्क्लेरिड्स। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीधा ए मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रोमिनेंट ट्रेट। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? मोनोइडिलोफस स्टेटमेंट, सॉरी स्टेमेंस, या एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, अल्टरनेट स्टिपुलेट लीव्स। तो सीधा क्या है? मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी, मालवेसी फैमिली का ही एक मेंबर है। डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रोमिनेंट ट्रेट, इनमें से ऐसा क्या है जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता? तो जो नहीं होता वो हमें बताना है। अब मोनोएडिलोफस स्टेमन, मोनोएडिलोफस मतलब इस तरीके से स्टेमन, या इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगर इस तरीके से स्टेमन प्रेजेंट है तो ये क्या है? मोनोएडिलोफस है। एक्साइल प्लेसेंटेशन, अगर इस तरीके से प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है।
या प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स हम वर्ड यूज करते हैं सेपल्स के लिए। एपिकैलिक्स होता है जब किसी फ्लावर में कैलिक्स के नीचे ग्रीन कलर की इस तरीके से सेपल्स और एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, उसको हम एपिकैलिक्स बोलते हैं। अल्टरनेट स्टिपुलेट लीव्स, या इसमें जो लीव्स है वो अल्टरनेट प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है एपिकैलिक्स वाला, ये इसमें नहीं मिलता देखने को हमें। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डज नॉट पूछा है जो नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन जो है प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, वो सीडा में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है प्लांट्स नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर ग्रुप्ड अंडर। ऐसा प्लांट जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता रूट में, स्टेम में और लीव्स में, उस प्लांट को हम किस ग्रुप में रखते हैं? जिम्नोस्पर्म में, फेरोगैम्स, हेलोफाइटा या क्रिप्टोगैम्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेलोफाइटा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेलोफाइटा, बिकॉज इसमें थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसमें कोई रूट या फिर स्टेम नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9+2 फिब्रिलियर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन 9+2। ये जो क्वेश्चन है आपको 11th क्लास की बुक में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 9+2 फिब्रिलियर अरेंजमेंट जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, या बैक्टीरियल फ्लैजिला में, या बेसल ग्रेन्यूल्स में, या फिर सेंट्रियोल में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9+2 ये अरेंजमेंट जो है ये किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होता है। सिनर्जिड हेल्प इन, सिनर्जिड अगर आपने सेकंड चैप्टर जो है, अब फर्स्ट चैप्टर जो है सिलेबस से कट हो गया है, तो अब सेकंड चैप्टर को फर्स्ट, जो नई बुक्स आई हैं उनमें सेकंड को फर्स्ट में दिखाया हुआ है कंटेंट्स में। अगर आप देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर आप उसमें डायग्राम देखोगे सिनर्जिड का, तो उसमें कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलता है। ये सिनर्जिड है, इसके पीछे एग, बीच में यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होती है, एंटीपोडल सेल्स हैं और सेंट्रल सेल। सिनर्जिड ये वाले जो है 1 और 2, ये क्या है? सिनर्जिड है। और यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करता है। तो सिनर्जिड का फंक्शन पूछा है कि क्या होता है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, क्या ये पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, क्या ये एंडोस्पर्म बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक, क्या ये एम्ब्रियोसेक बनाएंगे? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू मेल गैमेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो एंडोस्पर्म है वो तो बनाएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई बनाती है एंडोस्पर्म, ठीक है। और एम्ब्रियोसेक भी ये नहीं बनाता है, एम्ब्रियोसेक इसी से बनता है, एम्ब्रियोसेक भी। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू मेल गैमेट, अब न्यूट्रिशन भी ये प्रोवाइड नहीं करते, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पोलन ट्यूब में एंट्री में हेल्प करता है कौन? सिनर्जिड। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब में हेल्प करेगा सिनर्जिड जो है। सेल्स प्रेजेंट है इसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में, फीमेल ओवरी के अंदर ये जो ओवम प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं? पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करता है। इसका कौन सा पार्ट? सिनर्जिड। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज। आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताना है। आर्की बैक्टीरिया में 3 है मेनली, मिथेनोजेंस जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और 2 और इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक जो ज्यादा हाईली सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं, और एक जो ज्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं, थर्मस एक्वेटिकस, बेसिलस thuringiensis, विब्रियो कोलेरा या एस्चेरिचिया कोलाई। तो थर्मस एक्वेटिकस, ये अगर आपको याद हो तो ये पीसीआर में भी यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। इस बैक्टीरिया की खास बात ये है कि हाईली टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। पीसीआर में जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है या डीएनए की जब कॉपी बनती है, तो उसमें 94.5 तक टेम्परेचर चला जाता है, और उस कंडीशन में भी ये जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, ये काम कर सकता है। तो ये आर्की बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। The most abundant carbohydrate present in biosphere out of the following is। कार्बोहाइड्रेट पूछा है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा
कार्बोहाइड्रेट मिलता है देखने को, सेलुलोज, रूबिस्को, लिग्निन या फिर फ्रक्टोज। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस एवरी मिनट, इट टेक्स 1 hour टू फिल ए कप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप? ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस एवरी मिनट मीन्स वो डिवाइड करता है एवरी मिनट। इट टेक्स 1 hour, 1 घंटा लगता है टू फिल ए कप, एक कप को फिल होने में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप? हाफ कप फिल होने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम बात करें, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 29 मिनट्स, 59 मिनट्स, 30 मिनट्स और 40 मिनट्स। तो क्या बोला है कि अगर 1 मिनट में वो डबल हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में अगर 1 है तो 2 हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हाफ है और उसको आप ये हाफ है, तो अगर आप उसको डबल करोगे तो क्या वो पूरा फिल नहीं हो जाएगा कप? तो हाफ मतलब 59 मिनट्स में वो हाफ हुआ होगा, तभी नेक्स्ट 1 मिनट में वो कंप्लीट फिल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 59 मिनट्स। इट टेक्स 1 hour टू फिल ए कप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप? तो आधा कप जो है वो कितने टाइम में फिल होगा? अगर 1 कप फिल होने में 1 घंटा लगा है तो आधा कप फिल होने में 59 मिनट्स लगे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट 1 मिनट में वो डबल हो जाएगा और कप पूरा फिल हो जाएगा। 59 मिनट्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिट्रोस्पोरी इज सीन इन, हिट्रोस्पोरी ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे हिट्रोस्पोरी मतलब स्पोर्स जो है वो, जो स्पोर्स होते हैं मेल और फीमेल में, सॉरी स्पोर्स जो है यहाँ पे सेम साइज के नहीं होते, ठीक है, कोई छोटा है और कोई बड़ा है। तो जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स का साइज जो है सेम नहीं होता, लेकिन जिसमें सेम हमें दिखे उसको हम क्या कहते हैं? होमोस्पोरस। अब इसमें हिट्रोस्पोर, जब सेम साइज के स्पोर्स नहीं होते उसको हम हिट्रोस्पोर बोलते हैं। तो ये किस में देखने को मिलेगा? लाइकोपोडियम में, इक्विसिटम में, आइजोसिट्स में या फिर टेरिस में? तो ये आइजोसिट्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? आइजोसिट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, रेड रस्ट ऑफ टी इज कोज्ड बाय, रेड रस्ट जो है वो टी में किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन क्या क्या गिवन है? ऑस्ट्रेलेगो स्पीशीज, पक्सीनिया स्पीशीज, सिस्टोकार्पस स्पीशीज या फिर सिफेलेरियस स्पीशीज। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4, कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा? रेड रस्ट ऑफ टी ये किसकी वजह से होता है? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? 4th, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, रेड रस्ट ऑफ टी। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। द सेल वॉल कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच क्लास साइनोफाइसी हैज बीन रिनेम्ड एज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया कौन होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं ना, ब्लू ग्रीन algae. The cell wall component because of which class Cyanophyceae has been renamed as Cyanobacteria. तो इसके सेल वॉल में, सेल वॉल कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच, ऐसा इसके सेल वॉल में कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से इसको साइनोफाइसी से साइनोबैक्टीरिया इसका नाम बदल दिया गया? तो ऐसा क्या है इसमें, इसकी सेल वॉल में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से इसका नाम चेंज कर दिया? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? क्या क्या गिवन है? जिलेटिन है, पैक्टिन है, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन है या फिर म्यूरिन है। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से इसका नाम बदल दिया गया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4th जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, म्यूरिन। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका पहले नाम क्या था? साइनोफाइसी, और फिर उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? साइनोबैक्टीरिया। जब हमें पता चला कि इसके सेल वॉल में म्यूरिन प्रेजेंट है तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है, इथनोबॉटनी इज, इथनोबॉटनी क्या होता है? इथनोबॉटनी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है, ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील विद आर्की, जो आर्की के लिए काम करे, मीन्स आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए अगर ये काम करता है तो उसको हम क्या इथनोबॉटनी बोलेंगे। बॉटनी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन वेरियस हॉटस्पॉट, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड क्या है? ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल पीपल एंड द प्लांट्स, और 4th है बॉटनी ऑफ लोअर प्लांट्स ग्रुप। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाता है, ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी की वो ब्रांच जो डील करती है किसके साथ?
with relationship between the tribal people and the plants. ट्राइबल पीपल एंड द प्लांट्स, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है इथनोबॉटनी. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म इज. मोस्ट एडवांस ऑर्डर बताना है कौन सा है. मोस्ट एडवांस ऑर्डर. फर्स्ट ऑप्शन साइकेडेल्स, कॉनिफेरल्स या फिर जेनेटल्स या फिर टेक्सल्स. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. दिस इज द मोस्ट एडवांस ऑर्डर. ये जो ऑर्डर है वो सबसे एडवांस हो जाएगा, जेनेटल्स. नेक्स्ट है स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट इज. स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है लाइफ साइकिल ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट, वो कैसी है. डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड. करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डिप्लॉइड. ठीक है. स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वेस्कुलर प्लांट में, मतलब जिनमें जाइलम फिलोएम प्रेजेंट होता है, उनमें जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो हमेशा ही क्या होगी, डिप्लॉइड होती है. नेक्स्ट है कि असर्शन रीजन गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी जो कंडीशन है वो ठीक है. तो असर्शन में क्या क्या गिवन है. जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड्स जर्मिनेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट सीड्स. रीजन क्या है इसका कि जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस्ड द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज फ्रॉम एलिरोन लेयर. तो ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक हो जाएगा. ऑप्शन देखते हैं. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. दोनों ठीक है और ये जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की. सेकंड में दिया गया है कि दोनों ठीक है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. थर्ड ऑप्शन में है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. एंड फोर्थ ऑप्शन इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है. और क्या करेगा ये, बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट सीड्स. तो ये ऑप्शन ठीक है. अब ऐसा करता क्यों है, रीजन क्या है. जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस्ड द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज फ्रॉम एल्यूरोन लेयर. तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, मोनोकोट सीड की. और आपने अगर मोनोकोट सीड देखा होगा तो उसमें एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो ये क्या करता है, मोनोकोट जो सीड है इसमें जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस्ड द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को इंड्यूस करता है क्या करा के, एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज. अल्फा माइलेज को इंड्यूस करेगा फ्रॉम एल्यूरोन लेयर. अगर आपने कुछ इस तरीके से मेज का एक डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में देखा होगा तो उसमें मोनोकोट में इस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें एल्यूरोन लेयर गिवन है. यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोटिलेडन प्रेजेंट है. तो इसमें यहाँ जो ये लेयर है इसको क्या बोला है, एल्यूरोन लेयर. ये करती क्या है, अल्फा अमाइलेज को रिलीज करती है. अल्फा अमाइलेज क्या करता है, जब ये इंड्यूस हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज फ्रॉम एल्यूरोन लेयर, तो उससे क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन. ये उसकी जो सीड जर्मिनेशन है उसको कंट्रोल कर सकता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट सीड्स. तो दोनों ही जो है ठीक है और ये इसका करेक्ट रीजन है. इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि दोनों ठीक है और रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. Select the living cells from the following using the codes given below. Select the living cells from the following using the codes given below. Chlorenchyma, collenchyma, bust, prosenchyma, sieve elements. Living cells. Select the living cells from the following using the codes given below. तो लिविंग सेल बतानी है कौन कौन सी है. क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, बस्ट, प्रोसेनकाइमा या फिर सीव एलिमेंट्स. क्लोरेनकाइमा जो है लिविंग होती है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, बास्ट जो है ये डेड होती है, ये लिविंग नहीं होगी. प्रोसेनकाइमा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा की एक टाइप है. दिस इज ऑल्सो लिविंग सेल, नॉट अ सेल, वी कैन से टिश्यू. दीज आर द ग्रुप ऑफ टिश्यूज. तो प्रोसेनकाइमा भी लिविंग सेल्स हैं और सीव एलिमेंट्स भी, ये भी लिविंग होते हैं. तो जो बस्ट सेल है यहाँ पे, बस्ट जो है ये क्या है, डेड है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी डी ई. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन.
फ्यूजन ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट्स इज कॉल्ड। तो फ्यूजन ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, एपोमिक्सिस या फिर होलोगैमी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे होलोगैमी, जिसमें मेच्योर इंडिविजुअल का डायरेक्टली विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट, जो खुद गैमेट की तरह एक्ट करते हैं, और फ्यूजन ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट, जो खुद गैमेट की तरह एक्ट करे उनका फ्यूजन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं होलोगैमी। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, पोलन ग्रेन की जो इंटाइन होती है अंदर वाली और बाहर इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होती है, तो ये जो अंदर वाली लेयर है ये किस चीज की बनी है? सेलुलोज पैक्टिन, लिपिड प्रोटीन, पैक्टिन लिग्निन या फिर लिग्निन और लिग्निन्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है ये अंदर वाली लेयर, ठीक है, एंटाइन। और बाहर वाली लेयर किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलैनिन, स्पोरोपोलैनिन की बनी होती है आउटर लेयर, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, और अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफाइट टिश्यू, जिसमें फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थिनोकार्पी या फिर मेटाजीनिया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? एपोस्पोरी या फिर एपोगैमी कौन सा, या पार्थिनोकार्पी या फिर मेटाजीनिया, कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट हो जाएगा? जिसमें विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट्स का कोई फ्यूजन नहीं होता, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, एपोगैमी हम उस टर्म को बोलते हैं जिसमें कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। और डायरेक्टली जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन की जो डेवलपमेंट है स्पोरोफाइट्स की वो हो जाती है, तो इसमें एपोगैमी इज द करेक्ट आंसर। In DNA, a pair with T and G pairs with C. Which of the following statement is incorrect in this respect? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। A by T रेशियो इज कांस्टेंट, A और T की इसकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी। A प्लस टी इज इक्वल टू G प्लस सी, G इज ऑलवेज इक्वल टू C। अब अगर आपने DNA का स्ट्रक्चर देखा है तो इस तरीके से इसमें G की जो बॉन्डिंग है वो हमेशा किसके साथ होती है? साइटोसिन के साथ। और एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा थाइमिन के साथ होती है। यहाँ पे जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है ये कौन सी बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जितने G होंगे उतने ही C होंगे, ये बात तो ठीक है, G इज इक्वल टू C। और A प्लस टी, A और T, G और C ये भी इक्वल ही होंगे, ठीक है, तो ये भी इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है A प्लस टी इक्वल टू G प्लस सी। A इक्वल टी होता है और G इक्वल C होता है। तो अगर ये वाली बात इस तरीके से होती तो हम इसको ठीक बोलते, बट ऐसा तो नहीं है ना कि एक डीएनए में अगर 5 A और T के बैंड हैं उतने ही G और C के भी होंगे, ये कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। फिर फोर्थ है द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो इस तरीके से एक स्ट्रैंड को यूज करके हम उसका दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं। एक यहाँ पे टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, ये बात भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। सेकंड में अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आता ना और यहाँ कोमा की A इक्वल टी है, G इक्वल सी है, तो ये बात ठीक होती। प्लस का साइन था इसलिए ये इक्वल हम इसको नहीं बोलेंगे कि A प्लस टी और इक्वल टू G प्लस सी, ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। पहले मैंने ठीक बोला था बट ऐसा नहीं है, वो ठीक तब होता जब इक्वल का साइन होता कि एडेनिन इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज बिकॉज ऑफ। आरएनए और डीएनए में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से होता है? शुगर एंड बेस की वजह से, शुगर एंड फॉस्फेट की वजह से, या ओनली शुगर की वजह से, या बेस एंड फॉस्फेट की वजह से। तो शुगर तो चेंज होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज यूज होता है और इसमें राइबोज शुगर यूज होता है। इसमें आरएनए में जो है यूरेसिल बेस यूज होता है, डीएनए में थाइमिन होता है। तो फॉस्फेट दोनों में है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे?
शुगर एंड बेस, क्योंकि इसमें कौन सी शुगर है, आरएनए में राइबोज है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, और बेस जो है इसमें आरएनए में यूरेसिल यूज होता है और डीएनए में थाइमिन है। तो दोनों अलग अलग है। बाकी जो तीन है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, वो तीनों दोनों में सेम सेम है। आरएनए में भी होते हैं तीनों और डीएनए में भी। जो चेंज है वो किसमें है, यूरेसिल और थाइमिन में। ठीक है, तो शुगर एंड बेस इज द करेक्ट आंसर। विलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, अब ये जो सेल्स हैं ये कौन सी सेल्स हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलीफॉर्म सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं ये किसमें प्रेजेंट होती है, स्टोमेटल पिट्स ऑफ स्कूलेंट प्लांट्स, या अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, या लोअर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, और स्टेम कॉर्टेक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, बुलिफॉर्म सेल्स, क्योंकि इनमें जो है बबल्स की तरह ये सेल्स होती हैं। सबसे ऊपर टॉप वाली लेयर में प्रेजेंट होती हैं किसी भी मोनोकोट लीव्स की सरफेस पे। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड। अब इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन दिया गया है, तो जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन के बनाने के लिए जो जीन यूज होता है वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, या फिर रेगुलेटर जीन। तो आंसर क्या होना चाहिए, क्या प्रोमोटर कोई जीन है, प्रोमोटर तो स्टार्ट कराता है ना प्रोसेस को, ऑपरेटर भी कोई जीन नहीं है और रेगुलेटर भी। तो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वही क्या कराते हैं, सिंथेसिस कराते हैं पॉलीपेप्टाइड की। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बैक क्रॉस एन इंडिविजुअल heterozygous for tallness capital T small t, it will be crossed with the parent having genotype। अब इसमें दिया क्या है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कब करते हैं, बैक क्रॉस तब करेंगे जब हमें जीनोटाइप का नहीं पता होता। ठीक है, अगर हम हिट्रोजाइगस फॉर टॉलनेस इसकी क्रॉसिंग कराते हैं किसी के साथ, तो हम कब कराएंगे, जब हमें ये नहीं पता है कि इसके जीनोटाइप क्या है। जब हमारे पास फिनोटाइप तो होती है लेकिन हमें उसके जीनोटाइप का पता करना है, तो इसके जो क्रॉसिंग है वो किसके साथ कराएंगे, फर्स्ट कैपिटल टी इसके साथ अगर हम इसकी क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि ये वाला जो प्लांट है ये इसमें दोनों ये टी टी कैपिटल है, या फिर ये इस तरीके से है, क्योंकि ये भी टोल है और ये भी टोल है। टोलनेस के लिए कर रहे हैं ना हम, ये भी टोल है ये भी टोल है, लेकिन जीनोटाइप इसमें कैपिटल टी है और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो बैक क्रॉस जब भी करते हैं हेट्रोजाइगस के साथ ही होता है क्रॉस चेक करने के लिए, और इसका हम अगर क्रॉसिंग करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हमें यहाँ से जो रेशो मिलती है उससे भी हमें पता लग जाएगा कि इसमें जो है जीनोटाइप क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज। ऑप्शन क्या है, क्लाइमेक्टेरिक, ऑप्टिमम, या कंपनसेशन पॉइंट, या फिर मिनिमल इफेक्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कंपनसेशन पॉइंट। क्या हो जाएगा, कंपनसेशन पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटेलिस्ट। तो नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटेलिस्ट कौन है, वायरिन, वायरोइड्स, बायोन्स, या फिर राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या है, एक बायोकैटेलिस्ट है, प्रोटीनेशियस बायोकैटेलिस्ट है। ठीक है, राइबोजाइम्स क्या करता है, नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटेलिस्ट की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंसिटियल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन, तो इसका मतलब क्या होता है, जब मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होते हैं, ये वाली जो एपिडर्मिस है ये इस तरीके की, जिसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसका एस्कैरिस, फेरेटिमा, या फिर स्टारफिश। ये जो प्रेजेंट होती है ये होती है एस्कैरिस में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिंगर्स सॉल्यूशन कंटेन,
ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओनली पोटाशियम आयंस, ओनली कैल्शियम आयन, ओनली सोडियम एंड कैल्शियम, ओनली सोडियम पोटाशियम एंड क्लोरीन आयन। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सोडियम भी है, इसमें पोटाशियम भी है और इसमें क्लोरीन भी है, तो तीनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच डाई इज नॉट यूज्ड टू स्टेन क्रोमोसोम। कौन सी डाई को हम यूज नहीं करते क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए? जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो हम डाई यूज करते हैं ताकि हमें कलरफुल दिखे, उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाए और हमारी जो स्लाइड है वो हमें और ज्यादा क्लियर दिखाई दे। तो कौन सी ऐसी स्टेनिंग है जो हम यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते पूछा है, तो कौन सी होगी डाई इसमें? फ्यूलगिन, एसिटाकार्माइन या सेफ्रेनिन या फिर हिमेटोजाइलिन। जो थर्ड ऑप्शन है सेफ्रेनिन, इस डाई को हम यूज नहीं करते क्रोमोसोम्स के लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्रोमोसोम के लिए हम इस डाई को यूज नहीं करते, अदरवाइज ये भी कई प्रैक्टिकल्स में हम इस डाई का भी यूज करते हैं। तो सेफ्रेनिन यहाँ पे क्रोमोसोम के लिए हम यूज नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्रेनिन। द फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू कंसिस्ट ऑफ। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें आप बता सकते हैं कि जो पहला जीनोम है वो क्या सोचा गया था, साइंटिस्ट को क्या लगा था कि क्या है फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसको माना था? फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल है किसको सोचा गया था? डीएनए, आरएनए, बोथ या प्रोटीन, किसको माना था सबसे पहले? तो आरएनए को हमने पहला डीएनए सॉरी पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसको माना जाता है। उस क्योंकि आरएनए जो है पहले आइडेंटिफाई हुआ था, डीएनए बाद में आइडेंटिफाई हुआ था, तो पहले आरएनए को माना गया था कि ये जो है जेनेटिक मटेरियल होता है और इसकी डेंसिटी भी, आरएनए की डेंसिटी भी डीएनए से ज्यादा होती है। ताकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी आरएनए की डेंसिटी डीएनए से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है स्पंज हार्मफुल टू द ईस्टर इंडस्ट्री इज। जो स्पंज है वो हार्मफुल होता है द ईस्टर इंडस्ट्री इज। कौन सा स्पंज है जो ईस्टर इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है? स्पॉन्जिला, क्लायोना, एलोनिमा या फिर ईयू स्पॉन्जिया। तो कौन सी ऐसी स्पंज है जो हार्मफुल है ईस्टर इंडस्ट्री के लिए? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा क्लायोना। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सी नहीं है? सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन या कार्बन। हमारे इकोसिस्टम में नाइट्रोजन साइकिल तो होती है, कार्बन साइकिल भी चलती है, जो नहीं होती वो है ये दोनों, इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सल्फर को और फास्फोरस साइकिल को, इन दोनों को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। ये दोनों ही नहीं होती इकोसिस्टम में, मतलब गैशियस नहीं है ये। ठीक है, बायोजियोकेमिकल हम इसको नहीं कह सकते, गैशियस बायोजियोकेमिकल हम इसको नहीं कह सकते। ये क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं, तो इसलिए ये दोनों ही यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, और इसमें ऑप्शन कोई एक ही होना चाहिए था, बट इसके लिए भी अगर दोनों ही ऑप्शन है और करेक्ट आंसर कोई नहीं है तो इसमें बच्चों को सभी को मार्क्स मिला होगा, अगर जिसने सल्फर लगाया है उसको भी और जिसने फास्फोरस लगाया है उसको भी। इसमें दोनों के लिए मार्क्स मिला था। नेक्स्ट है पर्सन इज अंडर गोइंग प्रोलोंग्ड फास्टिंग। अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक व्रत रखता है तो उसके यूरिन में एबनॉर्मल क्वांटिटी में क्या मिलेगा? एबनॉर्मल क्वांटिटी में क्या मिलेगा? कीटोन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर फैट। फैट तो नहीं होगा, ठीक है, फास्ट रख रहा है तो फैट तो इसका तो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फ्रक्टोज भी नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, तो कीटोन हो जाएगा। लीवर क्या करता है? कीटोन रिलीज करना शुरू कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज ऑफ डिटेरोस्टोम्स। तो ये कौन सी ऐसी ग्रुप है जो इस कैटेगरी में आता है? इसमें होता क्या है डिटोरोस्टोम्स में? इसमें माउथ जो एनस जो है वो माउथ से पहले बनता है। ठीक है, एनस जो है वो माउथ से इसमें पहले बनता है। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ग्रुप है जो इस कैटेगरी में आता है। एनालिडा, मोलस्का, कोर्डेटा या फिर एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा या फिर अर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे देखते हैं? इकाइनोडर्मेटा
हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ये तीनों ही ऑप्शन जो है इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी है तो 2000 इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है 22 की भी डाली है और 16 की भी डाली है, ठीक है। 2021 की भी मैंने वीडियो डाली है और 2011 की भी वीडियो इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ। तो उन सभी में ड्यूटेरियस टॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। किसी में जो माउथ और एनएस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, किसी में इसकी जो है इसमें ये बता दिया कि सिमेट्री कैसी है, रेडियल है या बाइलेटरल है। तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब ये टॉपिक क्या हो जाता है, हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और ये टॉपिक अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इसमें आपका 1 नंबर तो मतलब गया। इसलिए इस टॉपिक से तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को ज़रूर करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मैंने वीडियो डाली है उन सब में मुझे ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं पे इसके मतलब ये ऐसे पूछ ले कि कौन से ग्रुप में आता है या नहीं आता, किसी में इसकी सिमेट्री के बारे में पूछ लिया, तो इस टॉपिक को अच्छे से ज़रूर करना है। तो यहाँ पे इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इकाइनोडर्मिटा में कौन आते हैं, स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मिटा में। और हेमिकोर्डेटा जो कोर्डेटा का ही एक पार्ट है, मतलब पहले था लेकिन बाद में इसको फिर अलग इसको एक फाइलम का नाम दे दिया गया। पहले इसको कोर्डेटा का ही हिस्सा माना जाता था लेकिन बाद में फिर इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो फिर फोर्थ ऑप्शन इसमें आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मिटा, ये आंसर इसमें नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद 15x आईपीस लेंस एंड 45x ऑब्जेक्टिव लेंस विल हैव ए मैग्निफिकेशन ऑफ। तो कितनी मैग्निफिकेशन होगी, 15x और 45x। जब आप माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो उसमें जो आई पीस है, जो ऊपर होता है सबसे ऊपर जहाँ से हम देखते हैं, यहाँ हमारी अगर ये आईज है और ये इस तरीके से माइक्रोस्कोप है, नीचे इसमें यहाँ पे मिरर भी लगा होता है, ठीक है। एक लेंस यहाँ है और एक लेंस जो है यहाँ भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें ये नीचे मिरर लगा है, ऊपर वाला जो आई पीस है, ये जो आई पीस है ये कितना है 15x, और जो नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा है वो क्या है 45x। जो यहाँ से हम देखते हैं ना इस तरीके से, ये अच्छे से नहीं बना, मैं दोबारा बना के दिखा रही हूँ। इसमें ये जो लेंस है यहाँ पे, इसको अगर आप एक लेंस और लगा होता है ना इस तरीके से, आप इसको रोटेट करोगे, इस पे भी सेट कर सकते हो और इस पे भी सेट कर सकते हो। ये वाला जो है ये है 15x पे, और यहाँ पे जिस पे आपने सेट किया है ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है यहाँ पे, ये है 45 पे। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 675 आंसर आएगा। तो थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Which one of the following palindromic sequence in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzyme? तो कौन सी ऐसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती है, मलयालम सीक्वेंस। एनसीईआरटी की बुक में इजीली आप देख सकते हैं, पढ़ा भी होगा आपने मलयालम सीक्वेंस। मलयालम, अगर आप इसका देखोगे MALLAY, चाहे इसको यहाँ से रीड करो या यहाँ से रीड करो, सेम ही लगेगा आपको। तो इस सीक्वेंस को जिसमें हम चाहे आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। डीएनए में ऐसे सीक्वेंस अगर हमें गिवन है तो कैन बी इजीली कट, उसको हम इजीली कट कर सकते हैं मिडल से बाय सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। इसको हम मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। तो जो ये सीक्वेंस है, ऐसी कौन सी इसमें से सीक्वेंस है जिसको इजीली कट किया जा सकता है, तो सी के साथ क्या सी की बॉन्डिंग हो सकती है, सी के साथ तो ग्वानिन होना चाहिए था, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। GCAT TATACG ये हो सकता है आंसर। जी के साथ सी की बाइंडिंग होती है, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन की होती है, एडेनिन की
थाइमीन के साथ होती है। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमीन होना चाहिए था, अगर ग्वानिन है तो यहाँ पे इसके साथ साइटोसिन होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ए, यहाँ भी ग्वानिन आएगा। तो सेकंड जो ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एडेनिन की हमेशा किसके साथ बॉन्डिंग होती है, थाइमीन के साथ, और साइटोसिन की हमेशा ग्वानिन के साथ होती है, और ट्रिपल बॉन्ड आती है इसमें। तो अगर आपको सी के साथ ए मिल रहा है तो ऑप्शन वहीं पे गलत हो जाएगा। अगर आपको सी के साथ जी मिल रहा है तभी आप ऑप्शन को आगे पढ़ो, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन एज ऑफ फिशेज इज, फिश की गोल्डन एज किसको कहते हैं, सीनोजोइक इरा, ऑर्डोविशियन पीरियड, या मीजोजोइक इरा, या फिर डिवोनियन पीरियड। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फोर्थ, डिवोनियन पीरियड जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वन नॉन replicated chromosome how many DNA molecules are present, in one non replicated chromosome कितने डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपको एक क्रोमोसोम दिया है इस तरीके से, इसमें ये पूछा है कि डीएनए के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं एक नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम पे, कितने, 2, 1, हाफ या 4। तो कितने डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने इसके स्ट्रक्चर को देखा हो तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। जब आप इसको और ज्यादा जूम करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से डीएनए की सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एनिमेशन देखोगे ना उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डीएनए जो है अपने आप को हेलिकल स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम की शेप में कन्वर्ट करता है। तो एक ही बहुत लंबी सी सीक्वेंस होती है, ठीक है, जिसकी 2.2 मीटर तक लेंथ होती है डीएनए की, ये अपने आप को इतना ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है कि ये क्रोमोसोम की शेप ले ले। तो इसमें डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक ही होता है, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉज ऑफ क्राइडू-चैट सिंड्रोम इज, अब ये जो सिंड्रोम है इसका कारण क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एन XX एग बाय ए नॉर्मल वाई बेयरिंग स्पर्म, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, या लॉस ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का जो क्रोमोसोम है इस तरीके से, इसकी शॉर्ट आर्म जो है, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म, ये जो है इसका लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या होती है, ये डिजीज होगी, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस मैमल, पॉइजनस मैमल कौन सा है, पॉइजनस मैमल, मेल गाइनी पिग, फीमेल गाइनी पिग, मेल ऑर्निथो हाइनकस, या फीमेल ऑर्निथो हाइनकस। कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो थर्ड ऑप्शन जो है मेल ऑर्निथो हाइनकस, ये जो थर्ड है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, शिगेला, सैल्मोनेला, टॉक्सोप्लाज्मा, माइक्रोफिलेरिया। सैल्मोनेला, वेरी इजी क्वेश्चन, सैल्मोनेला टाइफी इज द आंसर। सिलोम इज स्पेस बिटवीन, सिलोम क्या है, स्प्लिटेड मेसोडर्म, या मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, या फिर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्प्लिटेड एंडोडर्म। तो अगर आपने देखा हो एनिमल किंगडम में कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम गिवन है, जिसमें सिलोमिक कैविटी, ए सिलोमेट कुछ इस तरीके से दिया गया है, या थर्ड जिसमें एब्सेंट होती है। तो अब इसमें पूछा है कि सिलोम है क्या, स्पेस है किस किस के बीच में, स्प्लिटेड मेसोडर्म, तो स्पेस पूछा है ना, तो क्या स्प्लिटेड मेसोडर्म के बीच का जो स्पेस है उसको हम सिलोम बोलते हैं, या मेसोडर्म और एक्टोडर्म के स्पेस को हम सिलोम बोलते हैं, या
एक्टोडर्म और एंडोडर्म के स्पेस को हम सिलोम बोलेंगे या स्प्लिटेड एंडोडर्म को बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो स्प्लिटेड जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म जो होती है, इसके बेसिस पे ही हम सिलोम के बारे में बता पाते हैं। तो स्प्लिटेड मीजोडर्म जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस, एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसको ज्वाइन करता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फैट बॉडी विद मसल्स, इंटेगमेंट विद मसल्स, बोन्स एंड बोन्स, बोन्स विद मसल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के लिए वो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, दैट इज इंटेगुमेंट एंड मसल्स। इंटेगुमेंट का मसल्स के साथ जो जोड़ होता है उसको ज्वाइन कराने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को यूज किया, मतलब होता है हमारी बॉडी में। तो सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कैटेलाइज्ड बाय, बायोसिंथेसिस किसकी हो रही है? पॉलीपेप्टाइड की। तो उसमें जो पहला स्टेप है उसके लिए उसको कौन कैटेलाइज कराता है? उसके लिए कौन सा एंजाइम है जो यूज होगा? टर्मिनल ट्रांसफरेज, टर्मिनेट करने के लिए होता है टर्मिनल, तो जो एंड कराता है प्रोसेस को, तो ये तो नहीं होगा। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, इनिशिएशन फैक्टर या अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा है जो करेक्ट हो सकता है? इनिशिएशन फैक्टर आईएफ। पॉलीपेप्टाइड में जो प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, तो सिग्मा रो फैक्टर यूज होते हैं। टर्मिनल ये तो नहीं होता, टर्मिनल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ये भी नहीं है, इनिशिएशन फैक्टर भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज, ये वाला जो आंसर है ये यहाँ पे करेक्ट है पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, कपफर सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन, ये सेल्स कहाँ मिलती हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, कहाँ मिलती है? लीवर में। ठीक है, कहाँ मिलती है? लीवर में। टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उनमें फिर हमें फर्दर क्या देखने को मिलते हैं? 4 डक्ट्स और आफ्टर दैट 3 जो है इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और उसके बाद इसमें जो 250 कंपार्टमेंट्स है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी होता है। तो कपफर सेल्स तो वहाँ कहीं नहीं आता। मसल्स में भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसका यूज होता है और नर्वस में इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो लीवर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज ए लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन सा है? स्फेनोडोन, क्रोकोडाइलस, वेरेनस या फिर टोर्टोइस। तो कौन सा है जो करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? फेनोडोन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही जो है करेक्ट आंसर है। रेप्टाइल पूछा है, ये सारे ही क्या है? रेप्टाइल्स हैं। लिविंग फॉसिल मतलब जो बहुत पुराने टाइम से है। ठीक है, लिविंग फॉसिल जो बहुत पुराने टाइम से प्रेजेंट है और लिविंग है, बहुत पुराना है और लिविंग है। तो इन चारों में से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्फेनोडोन। ये जो है हमें लिजार्ड की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, लिजार्ड की तरह दिखाई देते हैं, कुछ कुछ हम कह सकते हैं। क्रोकोडाइल जो है वो भी एक लिजार्ड की तरह लगती है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है। चारों ही रेप्टाइल्स हैं और फर्स्ट जो है स्फेनोडोन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिक एम्ब्रियोलॉजी, चिक एम्ब्रियोलॉजी में कौन सा जो है सही नहीं है? Eggshell is formed of silica. Cleavage in chick embryo is meroblastic. Chick embryo receive its nutrition from yolk sac. Eggshell membrane are 2 in number. तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे नॉट ट्रू, इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट हो जाएगा? एगशेल इज फॉर्म ऑफ सिलिका, क्या सिलिका से बनी होती है? या जो क्लीवेज है उसमें मीरोब्लास्टिक होता है? या जो योक सेक है चिक एम्ब्रियो में, रिसीव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम योक सेक, तो योक सेक से तो न्यूट्रिशन लेता है वो अपना। एक्शेल मेम्ब्रेन आर 2 इन नंबर, ये भी ठीक है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ये भी ठीक है। इस तरीके से बहुत ज्यादा योग प्रेजेंट होता है ना, तो इस तरीके से क्लीवेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज सिलिका की नहीं बनी होती, एगशेल इसकी। ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, एगशेल
कैल्शियम की होती है ना, सिलिका की नहीं होती। सिलिका की किस में होती है? डाई एटम्स में प्रेजेंट होती है सिलिका की सेल। डाई एटम्स के अंदर प्रेजेंट होती है सिलिका की सेल्स। ठीक है। Man is affected by brachydactyly, an autosomal dominant trait that causes shortening of several fingers. What is the risk that the man first child will have brachydactyly? अब ये होती क्या है brachydactyly? जब किसी की फिंगर्स नॉर्मल साइज से छोटी हो जाएं, ठीक है, जब किसी की फिंगर नॉर्मल साइज से छोटी हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैकियोडेक्टिली। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब सेक्स से इसका कोई लिंक नहीं है, ऑटोसोमल है ये। हमारे बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, 22 प्लस एक्स एक्स है तो वो फीमेल है, 22 प्लस एक्स वाई है तो वो मेल है। ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं इससे रिलेटेड ये डिजीज है, इसलिए हमने इसको ऑटोसोमल बोला है। अगर यहाँ से लिंक होता तो हम इसको क्या कहते हैं? एक्स लिंक डिजीज हम बोल सकते थे, सेक्स लिंक हम इसको बोल सकते थे, बट इससे रिलेटेड है तो हमने क्या बोला? ऑटोसोमल। मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं है कि मेल में ही होगी या फीमेल में ही होगी, दोनों में हो सकती है। तो अब हमें ये बताना है, अब इसकी वजह से कि जो कुछ फिंगर्स हैं वो छोटी हैं, शॉर्टनिंग है। व्हाट इज द रिस्क दैट द मेन्स फर्स्ट चाइल्ड, कि उसका जो पहला बच्चा होगा उसको भी ये डिजीज होगी, कितने परसेंट चांसेस हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 100%, 75%, 25% या फिर 50%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन यहाँ पे? इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 50%। क्योंकि 50% क्यों है? क्योंकि जो फीमेल होगी, जिसकी वाइफ होगी, इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। अगर वो नॉर्मल है, उसमें कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है, ना वो कैरियर है, ना कोई उसको ऐसी इस तरीके की कोई ट्रेट उसकी बॉडी में है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। अगर इसका कोई भी ऐसा क्रोमोसोम जिस जिस भी जनरेशन में, जिस भी नेक्स्ट जनरेशन में, जिस भी बच्चे में फादर का कोई ऑटोसोम का एक जो गैमेट है वो जाएगा, तो वही होगा। अब जैसे मान लो इसका अगर हम क्रॉस बनाए, अगर फादर है ऑटोसोमल डोमिनेंट इस तरीके से, और मदर जो है वो है ये वाला जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? या अगर मैं इसको कैपिटल ही ले लूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे फीमेल को रिसेसिव ले लूँ, तो यहाँ पे ये जो है अफेक्टेड है। अगर इसका क्रॉस बनाओगे तो गैमेट्स कैसे हो जाएंगे? ए ये फादर के गैमेट है, ठीक है, और ये क्या है? मदर के हैं। अब जिसमें ये नॉर्मल वाला ए आएगा कैपिटल, वो तो नॉर्मल ही होंगे, लेकिन जिसमें ये वाला जाएगा, अफेक्टेड वाला जाएगा जिसमें, वो क्या हो जाएंगे? वो बच्चे अफेक्टेड होंगे। ये और ये दोनों ही अफेक्टेड है, तो 50% चांस हो जाता है। ठीक है, कितने परसेंट चांस होगा? 50% चांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्रेड प्रिपरेशन? ब्रेड की प्रिपरेशन में कौन सा इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूज किया जाता है? Saccharomyces ridgwiki, Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus stolonifer या Rhizopus fermentis। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, Saccharomyces cerevisiae इज द करेक्ट आंसर। The genes controlling the 7p characters studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosome? P, मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसने क्या किया था? पाइसम सटाइवम पी पे उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया, 7 कैरेक्टर उसने लिए। अब जो 7 कैरेक्टर उसने लिए, वो 7 कैरेक्टरिस्टिक उसके कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? 4, 2, 7 या फिर 5? तो कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स हैं जिन पे वो 7 जो कैरेक्टर्स थे, जो हम ये जीन्स पढ़ते हैं कि टोलनेस है या ड्वार्फ है या फिर उसका सीड का कलर कैसा है, सीड की शेप कैसी है, वो जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो 4 ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर ये क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म वर होमोजेनाइज्ड एंड सेंट्रीफ्यूज्ड। सेल ऑब्टेन किए किसी भी ऑर्गेनिज्म से, उसको होमोजेनाइज किया, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया, टेस्ट करवाया, टेस्ट इंडिकेटेड, टेस्ट किया
यही होमोजेनाइज और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इस टेस्ट से हमें ये पता चला द सेल्स कंटेंट ग्लाइकोजन के सेल्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। इफ यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट एज क्विकली टू एज पॉसिबल वेदर द सेल्स वर फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल, अगर हमसे पूछा जाए कि ये किसी प्लांट की सेल है या एनिमल की सेल है तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन क्या क्या है? एग्जामाइन द सेंट्रीफ्यूज्ड सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, examine the centrifuged sample for the presence of centriole, answer immediately that the cell were from animal source. It is very difficult to answer whether it is from animal or plant. तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों है थर्ड ऑप्शन करेक्ट? क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो ओनली किस में प्रेजेंट होता है? ये बस एनिमल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। आंसर इमीडिएटली दैट द सेल वर फ्रॉम एनिमल सेल, क्योंकि ग्लाइकोजन एनिमल में ही मिलता है, प्लांट में ग्लाइकोजन है ही नहीं, ठीक है, प्लांट में ग्लाइकोजन होगा ही नहीं। तो हम क्विकली बता सकते हैं कि ये जो सेल है ये हमने कहाँ से ली है? एनिमल से ली है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर, कौन सा है जिसमें हमें टोटल नंबर जो है इसके दिए हुए हैं करेक्ट है? अमाइनो फ्लोटिंग रिब इन ह्यूमंस 4, अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स 16, टाइप ऑफ डायबिटीज 6, सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन 8। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? करेक्ट बताना है, ठीक है। तो करेक्ट, अगर आप फ्लोटिंग रिब्स की बात करो तो इस तरीके से जो रिब्स प्रेजेंट होती हैं, लास्ट वाली जो दो होती है ना, वैसे 12 होती है टोटल, 12 पेयर होते हैं, लेकिन इसमें से जो 10 है वो हमारी जो बैकबोन है उससे यहाँ से डायरेक्ट लिंक है, लेकिन जो लास्ट वाली होती है वो लास्ट वाली इस तरीके से इसी में लिंक होती है, ठीक है, ये इससे अटैच होती है, वो डायरेक्ट इससे इस यहाँ से अटैच नहीं होती डायरेक्ट, ये इससे अटैच है, तो इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। दो लेफ्ट साइड है और दो राइट साइड है, 2 + 2 4 हो जाएंगी ना, ये करेक्ट हो जाएगा। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में मिलते हैं वो कितने होते हैं? 20 मिलते हैं, ठीक है, 16 नहीं होगा, 20 होते हैं। टाइप ऑफ डायबिटीज ये भी 6 नहीं है, ऐसा तो मैंने मतलब डायबिटीज 6 टाइप की ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन ये भी 7 होती है, 8 नहीं होती, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, 8 नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन वन क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम, मेटाफेज पे जो क्रोमेटिड्स है उसका कितना नंबर होगा? 1 in mitosis and 2 in meiosis, 2 in mitosis and 4 in meiosis, 4 in both mitosis and meiosis, 2 in both mitosis and meiosis। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रोमेटिड का नंबर बताना है क्रोमोसोम एट मेटाफेज, मेटाफेज में इस तरीके से मेटाफेज प्लेट बनती है, किसी बुक्स में इस तरीके से मिलेगा और किसी बुक्स में कुछ ऐसे भी दिखा रखा होता है। ऐसे सेंटर में ये जो प्लेट बनती है मेटाफेज प्लेट, यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल की तरफ जो है ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं ये तरीके से सेपरेट होते हैं सेंट्रियोल की तरफ। तो क्रोमेटिड बताना है कितने होते हैं मेटाफेज प्लेट पे। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? टू इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस का जो ये चैप्टर है 11th क्लास में आपको मिल जाएगा सेल डिवीजन के नाम से। अगर आप माइटोसिस और मियोसिस वहां से अच्छे से क्लियर आपको हो जाता है तो ये ऑप्शन भी आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्रोमेटिड का जो नंबर है वो मेटाफेज पे कितना होता है, माइटोसिस में और मियोसिस में कितना होगा, तो ये आप इजिली बता पाओगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है? एग्स ऑफ इंसेक्ट आर, इंसेक्ट के जो एग है वो कैसे होते हैं? टीलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल या फिर मीजोलेसिथल। तो इसमें इंसेक्ट का एग पूछा है, ठीक है, इंसेक्ट का एग कैसा होता है? इंसेक्ट का जो एग है वो कैसा होगा? सेंट्रोलेसिथल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेंट्रो मतलब जो एग है उसके बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट है? योक सेक प्रेजेंट होता है, ठीक है, योक प्रेजेंट होता है सेंटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोलेसिथल। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, ये जो हार्मोन है इसको कौन प्रोड्यूस करता है? कौन प्रोड्यूस करता है इसको? सेल्स लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, मैक्यूला डेंसा सेल्स,
जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या फिर लीवर सेल। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। ये कहाँ होती है? किडनी के अंदर हमारे जो नेफ्रॉन है जिसकी लेंथ यहाँ से ये मैक्सिमम होती है, बोमन कैप्सूल और ये कलेक्टिंग डक्ट। अगर इसकी हेनले लूप की लेंथ ज़्यादा हो जाए उसको हम जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ पे लीवर सेल्स जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट। ये क्वेश्चन मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो डाली है उसमें भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज, बिल्कुल ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम है। ये जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे किए गए हैं, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन एज इट इज है। तो इसमें पूछा गया है कि अगर इन्फेंट को कोई वैक्सीन दे रहे हैं वो फेल हो जाता है, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है, रीजन पूछा है। सीरम प्रोटीज, एंड्रोटॉक्सिन, मैटरनल एंटीबॉडी या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैटरनल एंटीबॉडीज की वजह से जो वैक्सीन हम इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी है उसको जो देते हैं वो फेल हो जाती है। ठीक है, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता क्योंकि जो मतलब उसकी जो मदर की एंटीबॉडीज हैं उसका वो रिजल्ट एक्सप्रेस ही नहीं होने देती। जो भी हम बॉडी को दे रहे हैं एंटी बॉडीज या जो भी मेडिसिन हम बच्चे को दे रहे हैं एंटीजन, तो उसकी बॉडी में जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है और वहां पे मैटरनल जो एंटीबॉडी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कैंसिल आउट हो जाएगी जो भी वैक्सीन हम बच्चे को देंगे। इसीलिए उसका कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे 60 क्वेश्चन 2019 के जो पेपर में आए हुए थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर बचे हैं उनको भी हम कवर करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई आप टॉपिक चाहते हैं जो मैं करवाऊं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। आई होप कि मैं अच्छे से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा कर पाऊँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस